अब ऑडियो आ रही है बेटा, अब बताइए अब क्या ऑडियो वीडियो दोनों ठीक ठाक पहुंच रही हैं आप तक? जल्दी बताइए प्लीज़, लेट मी नो। एक बार ज़रा जल्दी से चैट पे अपना नाम, सिटी का नाम लिख दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, मेरे को रोज़ रोज़ लाइक के लिए बोलना ना पड़े। अब आप देख लो, अब आपकी एफएम के इम्पोर्टेंट वाले चैप्टर आने वाले हैं बस। कल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, परसों WCM। जल्दी से जल्दी आ जाइए। वेस्ट बंगाल से अमित आए हैं, वेरी गुड। बद्री नारायण जी हैदराबाद से आए हैं। आस्था भोपाल से हैं। क्रिप्टो मोनू मोनू बोकारो से हैं। अरुण दून, अरुण जोशी, लवेश कुमार, ठीक है जी। आ जाओ ज़रा जल्दी जल्दी आ जाओ। सर थ्योरी भी, हाँ थ्योरी भी लूँगा बेटा, थ्योरी भी कराऊंगा, थोड़ा रुक कर कराऊंगा थ्योरी, ठीक है ना। आइए ज़रा जल्दी से मुझे बता दीजिए कि आपके पास ऑडियो वीडियो सब ठीक ठाक आ रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं। आज ये हमारा 5वां चैप्टर स्टार्ट होने वाला है एफएम में, राइट। अच्छा, आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है? लो अभी स्क्रीन दिखने लग जाएगी बेटे। स्क्रीन कितनी दूर की बात है, कोई बड़ी बात नहीं है स्क्रीन। लो जी, अब आ जाएगी आपकी स्क्रीन पे स्क्रीन, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ठीक है मोनू, ओके। देखो हमारे जो सेशंस हैं ये तो चल ही रहे हैं, साथ ही साथ आपको अपने जूनियर्स को सबको इन्फॉर्म करना है कि हमारी जो क्लासेस हैं वो CA-nitenguru.com पे अवेलेबल हैं। आप वेबसाइट पे जाएं और क्लासेस अवेल करें CA-nitenguru.com से, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट सर्विस मैं खुद देता हूँ। मतलब ये वेबसाइट मैं खुद रन कर रहा हूँ, तो इस पर ऑब्वियस ही बात है मैं जल्दी रिस्पॉन्ड कर पाता हूँ, जल्दी आपसे बातचीत कर पाता हूँ, आपको जल्दी से जल्दी सर्विस दे पाता हूँ। तो बच्चों को ज़रूर इन्फॉर्म करो, जूनियर्स को, कि क्लासेस अवेलेबल हैं, जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें। अच्छा एक बात और भी बताओ मुझे, कितने बच्चे टेस्ट दे रहे हैं टेस्ट सीरीज़ में? 5 टेस्ट हो गए हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया बच्चों के पूरे पूरे मार्क्स आ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा बच्चे पूरे पूरे मार्क्स कहाँ से ला रहे हैं, लेकिन पढ़ रहे हैं बेटा। इसका मतलब बच्चे जो हैं आजकल पढ़ रहे हैं, बढ़िया तरीके से फुल मार्क्स ला रहे हैं। कौन कौन दे रहा है टेस्ट, जल्दी जल्दी बताओ। आस्था अग्रवाल कह रही है बोल दिया है, वेरी गुड, अच्छी बात है, आपने बोल दिया है। आस्था टेस्ट भी दे रही है, भानु भी टेस्ट दे रहे हैं, कृष्णा वंशी भी टेस्ट दे रहे हैं, मोहम्मद यारिस भी टेस्ट दे रहे हैं, अभी शाह भी दे रहे हैं टेस्ट, उल्लास भी दे रहे हैं, और SV रामचंद्रन भी दे रहे हैं, राजेश जोशी भी दे रहे हैं टेस्ट। ओके, राजेश जोशी को थोड़ी दिक्कत भी आ रही थी, पता नहीं ऐप के 2 GB के स्पेस के लिए बोल रहे थे। आई होप अब सब सही है आपके लिए। दे रहे हैं, तानिया पाटिल भी टेस्ट दे रही हैं, वेरी गुड। बाकियों का क्या हाल है भाई, बाकियों का क्या हाल है? टेस्ट देना ज़रूरी है। मेरी बात को समझो, टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टेस्ट नहीं देते हो तो फिर आप कहीं ना कहीं तो लिमिटेशन में हो, ठीक है जी। अच्छा वो कोई राजा था, ओके। चलिए कोई बात नहीं, मैं टेस्ट के भी डिस्क्रिप्शन वीडियोस बनाऊंगा, मैं टेस्ट के भी ना आपके साथ डिस्कशन वीडियोस बनाऊंगा जिसमें हम डिस्कशन करेंगे टेस्ट के बारे में, ठीक है। चलिए आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वेबसाइट ज़रूर विजिट कर लीजिएगा, टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है www.ca-nitenguru.com। चलिए आज जो चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी, उसका नाम है डिविडेंड डिसीजन। चलो दोस्तों, अब चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है, उसका नाम है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन को क्विकली पढ़ते हैं
पहले थ्योरेटिकली फिर प्रैक्टिकली। देखिए इसमें पहला टॉपिक है थ्योरीज ऑफ डिविडेंड। पहला टॉपिक क्या है? थ्योरीज ऑफ डिविडेंड। ध्यान देना बेटे, थ्योरीज ऑफ डिविडेंड कहने का मतलब है आपको ये देखना है कि डिविडेंड रेलिवेंट है या नहीं है। पहले तो ये देखो डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड का मतलब जब कंपनी पैसा कमाती है उस पैसे में से कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को बांट देती है तो उसे कहते हैं डिविडेंड। करेक्ट, ठीक बात है। अब बात हो रही है रेलिवेंस ऑफ डिविडेंड की या इररेलिवेंस ऑफ डिविडेंड की। कुछ लोग कहते हैं कि डिविडेंड देना रेलिवेंट है। जब डिविडेंड कंपनी देती है तो कंपनी की वैल्यू पे फ़र्क पड़ता है, यानी कंपनी की वैल्यू उससे बढ़ या घट सकती है बेसिकली। तो डिविडेंड इज़ रेलिवेंट, ये मानते थे दो लोग, वॉल्टर और गॉर्डन। यानी ये डिसाइड करते थे कि कंपनी कितना डिविडेंड देगी। देखो ये सीधी सी बात इनकी थी। इन्हें लगता था अगर कंपनी ज़्यादा कमा सकती है तो डिविडेंड मत दो, और अगर कंपनी कम कमाती है, इन्वेस्टर ज़्यादा कमाता है, तो डिविडेंड दे दो। इनका बड़ा थॉट बड़ा क्लियर था, बहुत क्लियर थॉट था इनका। ठीक है जी। अब आता है इररेलेवेंस ऑफ डिविडेंड। इररेलेवेंस ऑफ डिविडेंड कहने का मतलब होता है कि डिविडेंड इररेलेवेंट है। अब अगर डिविडेंड इररेलेवेंट है तो इसका मतलब है कि डिविडेंड दो या ना दो फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहते थे एमएम की अप्रोच, ये बोलते थे एमएम अपनी अप्रोच में कि डिविडेंड दो या ना दो फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। फिर दो ट्रेडिशनल मॉडल भी हैं, ग्राहम डॉड एंड लिंटर्स। कई लोग बोलते हैं कि ये कोर्स में नहीं है, मत पढ़ो। भाई मैं ये कहता हूँ पढ़ लो, क्योंकि इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है। इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है जी। आइए हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे पहले वॉल्टर मॉडल से। पहले किस मॉडल से बेटा? वॉल्टर मॉडल से। देखो वॉल्टर भाई क्या कहते थे। वॉल्टर भाई बड़ी सीधी सी बात करते थे। वो बोलते थे कि देखो जो प्राइस डिविडेंड रेलिवेंट होता है, यानी डिविडेंड दो या ना दो इससे फ़र्क पड़ता है। और इन्होंने कहा कि प्राइस कैसे डिराइव होगा? प्राइस डिराइव होगा कि भाई ये देख कर कि आप डिविडेंड कितना दे रहे हो, प्लस आप ये देखा जाएगा कि आप ग्रोथ कितनी कर रहे हो। आप ग्रोथ कितनी कर रहे हो देखो कैसे, जितनी आपने अर्निंग करी उसमें से डिविडेंड पे कर दिया, अर्निंग में से डिविडेंड पे कर दिया तो बचा रिटेन्ड अर्निंग। अब रिटेन्ड अर्निंग जो होती है उस पे क्या कमाई आ रही है? रेट ऑफ रिटर्न। मतलब रिटेन्ड अर्निंग पे क्या कमाई आ रही है वो देख रहे हैं आप। तो आपको ये पता लगेगा कि रिटेन्ड अर्निंग पे क्या कमाई आ रही है, वही तो आपके ग्रोथ का कारण है। वही तो आपके ग्रोथ का कारण है। और ये जो ग्रोथ है ये एक बार मिलेगी या परपेचुअल मिलेगी? परपेचुअल मिलेगी। इसलिए पहले इसे डिराइव किया और इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय के ई कर दिया। परपेचुअल एन्युटी वाला फॉर्मूला लगा दिया। परपेचुअल एन्युटी वाला फॉर्मूला होता था ना ए बाय आई, कि ऊपर अमाउंट को डिवाइड बाय आई कर देते थे ताकि प्रेजेंट वैल्यू आ जाए। तो यानी इस पूरे की डिस्काउंटिंग करने के लिए हमने इसे आई से डिवाइड कर दिया ताकि हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाए। अब देखो मैं आपको सीधी सीधी सी बात बताऊँ, ये एक रिविजनरी सेशन है, इसमें मैं यहाँ पे डेरिवेशन वगैरह नहीं समझाऊंगा। क्लास में तो हम 1 घंटा लगा देते हैं इसी सब के डिस्कशन में, लेकिन अभी उसे दूर कर देते हैं। अभी बस इतना बोलेंगे, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है जी। ये वॉल्टर का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला तो बाय हार्ट होना चाहिए आपको। अब इनका क्राइटेरिया क्या था? देखो अगर कंपनी ज़्यादा कमा सकती है, शेयर होल्डर की उम्मीद कम है। मैं दोबारा बोलता हूँ, अगर कंपनी ज़्यादा कमा सकती है, मानो कंपनी कमा रही है 20%, शेयर होल्डर की उम्मीद है 12%, तो कंपनी ज़्यादा कमा रही है। कंपनी कहेगी भाई मुन्ना हम तेरे को डिविडेंड दे भी देंगे, तो तू डिविडेंड कहीं लगाएगा वहाँ 12% कमाएगा। इससे अच्छा कंपनी के पास रहने दे, कंपनी उसमें 20% कमा रही है, कंपनी ज़्यादा कमा रही है। तो अगर कंपनी ज़्यादा कमा रही है तो जीरो ऑप्टिमम डिविडेंड, कंपनी कहेगी हमें डिविडेंड नहीं देना चाहिए। बट अगर कंपनी कम कमा रही है, मानो कंपनी कमाती है 10% और शेयर होल्डर की उम्मीद है 12%, शेयर होल्डर कह रहा है भाई मैं तो अपने पैसे पे 12% कमा सकता हूँ, कंपनी कह रही है अरे हम तो 10 ही कमाते हैं, इससे अच्छा ले ले पैसा, जा ले जा पूरा डिविडेंड ले जा, सारा पैसा ले जा, अपने घर ले जा, कहीं और इन्वेस्ट कर ले, 12% कमा ले। यानी कंपनी को तब 100% डिविडेंड पे आउट कर देना चाहिए। यानी अगर कंपनी ज़्यादा कमाती है तो जीरो डिविडेंड, कंपनी कम कमाती है, शेयर होल्डर की उम्मीद ज़्यादा है तो 100% डिविडेंड। और अगर ये दोनों बराबर हैं तो कितना भी डिविडेंड दे दो फ़र्क नहीं पड़ेगा, कितना भी डिविडेंड दे दो बात बराबर है, क्योंकि दोनों बराबर कमा रहे हैं, इसलिए कहीं पे लॉस नहीं हो रहा। ठीक है जी। ये जनरल नोट है डिविडेंड रेट, डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड यील्ड के बारे में। डिविडेंड रेट किसे कहते हैं बेटा? डिविडेंड के रेट फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, तो जब डिविडेंड रेट को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो डिविडेंड आ जाएगा। डिविडेंड पे आउट किसे कहते हैं? पे आउट का मतलब होता है कि आप ईपीएस पे देख रहे हो, तो जब डिविडेंड का पे आउट ईपीएस पे कैलकुलेट होता है, तो यानी अगर आप डिविडेंड पे आउट को ईपीएस से इंटू कर दोगे तो डिविडेंड आ जाएगा। और डिविडेंड यील्ड किसे कहते हैं? यील्ड होती है एमपीएस पे, तो जब डिविडेंड को डिवाइड बाय एमपीएस कर देते हैं, इंटू 100 कर देते हैं, तो डिविडेंड यील्ड आ जाती है। बोलिए मेरी बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? यानी आपको इस बात को समझना है कि डिविडेंड की जो आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं, वो डिविडेंड की कैलकुलेशन देख रहे हैं, वो फेस वैल्यू पे देख रहे हैं तो डिविडेंड रेट होगा, अगर ईपीएस पे देख रहे हैं तो डिविडेंड पे आउट होगा, और अगर हम डिविडेंड को निकाल रहे हैं एमपीएस की परसेंटेज पे तो डिविडेंड यील्ड होगा। ये तीनों बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर आता है गॉर्डन जी का मॉडल। मैं डेरिवेशन बिल्कुल नहीं करा रहा हूँ, मैं सिंपल एक बात बता रहा हूँ। गॉर्डन ने क्या बताया था? गॉर्डन का जो अपना केई वाला फॉर्मूला था ना,
डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, उसी को मॉडिफाई करके उन्होंने ये फॉर्मूला डिराइव किया, उसी को मॉडिफाई करके। देखो अब इसमें से प्राइस निकालना है तो कैसे निकलेगा, के ई यहाँ जाके माइनस हो जाएगा D1 बाई पी ओ। अब पी ओ अगर ऊपर आ गया और के ई माइनस जी नीचे आ गया तो फॉर्मूला बन जाएगा D1 अपॉन के ई माइनस जी। यानी यही फॉर्मूला, जो यही फॉर्मूला था, यही इन्होंने मॉडिफाई कर दिया, यही फॉर्मूला इधर लिख दिया सेम तरीके से। कैसे, जी को इधर माइनस किया, के ई माइनस जी हो गया। अब के ई माइनस जी नीचे चला गया, पी ओ ऊपर आ गया, तो यानी प्राइस ऊपर आ गया, के ई माइनस जी नीचे आ गया। मतलब न्यूमरेटर में आ गया डिविडेंड, डिनोमिनेटर में आ गया के ई माइनस जी। अब ये आ गया नीचे के ई माइनस जी, इधर आ जाएगा प्राइस। सो प्राइस किसके बराबर है, प्राइस है डिविडेंड अपॉन के ई माइनस जी के बराबर। प्राइस है डिविडेंड अपॉन के ई माइनस जी के बराबर। क्या मेरी बातें क्लियर हो गई आपको, मैंने क्या कहा? कूल। तो इस पूरे में अब एक बात, रूल वही है, अगर कंपनी ज़्यादा कमा सकती है तो 0 डिविडेंड, और अगर कंपनी कम कमाती है शेयर होल्डर की उम्मीद से तो 100% डिविडेंड। भाई देखो, जो ज़्यादा कमाता है वो पैसा रख ले, बड़ी सिंपल सा नियम है। मैं आपके सामने दो लोगों को बिठा रहा हूँ, ध्यान दीजिए, मैं आपके सामने दो लोगों को बिठा रहा हूँ, ये रही कंपनी, ये रहा शेयर होल्डर। अगर कंपनी की जो रेट ऑफ रिटर्न है वो ज़्यादा है और शेयर होल्डर की उम्मीद कम है, देखो अगर कंपनी ज़्यादा कमा रही है, मानो कंपनी कमा रही है 20% और आपकी उम्मीद है 12%, तो जो जितनी भी कमाई हुई है सारी रिटेन अर्निंग कर लो, यानी 0% डिविडेंड। आपको डिविडेंड नहीं मिलना चाहिए उस केस में। और अगर उल्टा है, अगर कंपनी कमा रही है 10% और आपकी उम्मीद है 12%, तो कंपनी आपकी उम्मीद पूरी ही नहीं कर सकती, उस केस में आपको डिविडेंड ले जाना चाहिए 100%। उस केस में आप सारा डिविडेंड ले जाओ, ठीक है। जल्दी से मुझे एक बार चैट पे रिस्पॉन्ड कर दो, YC लिख दो अगर आपको समझ आ रहा है, जरा जल्दी से लिख दो YC, यानी हाँ सर समझ आ रहा है, ऑल क्लियर, यस क्लियर, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कि आपको ये सारी बातें समझ आ रही हैं, ठीक है ना। और लाइक भी कर दीजिए क्विकली, लाइक रेशियो 100% होनी चाहिए भाई, लाइक रेशियो 100% से कम कैसे रह गई आज? बोलिए जी, यहाँ तक की बात भी क्लियर है। अब अभी तक हमने दो फॉर्मूलाज पढ़े हैं, अभी हमने दोनों डिविडेंड की रेलिवेंस थ्योरीज पढ़ी है। रेलिवेंस थ्योरीज पढ़ने का मतलब हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एक तो भैया वॉल्टर मॉडल और एक तो पढ़ा गॉर्डन का मॉडल, ठीक है जी, वॉल्टर मॉडल एंड गॉर्डन मॉडल। गॉर्डन ने तो अपने ही पुराने फॉर्मूला को उठा के मॉडिफाई कर दिया, D1 अपॉन के ई माइनस जी, सबको याद आ रहा है ये फॉर्मूला। अच्छा, वॉल्टर भाई ने क्या कहा, वॉल्टर ने कहा कि आप डिविडेंड पे डिपेंडेंट है, अर्निंग माइनस डिविडेंड देखो तो रिटेन्ड अर्निंग आएगी, रिटेन्ड अर्निंग पे आप क्या कमा रहे हो वो देखा जाएगा, बांटा किसको जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर को। अब ये जो पैसा है डिविडेंड और ग्रोथ, लेकिन ये क्या एक साल है, ये परपेचुअल है, ये परपेचुअल है इसलिए इसकी डिस्काउंटिंग कर दो ताकि प्रेजेंट वैल्यू तक हम पहुंच सके। ये फॉर्मूला हमें वॉल्टर ने बोला, और दोनों का बेसिक रूल सेम था, कंपनी ज़्यादा कमाती है तो सारा पैसा कंपनी रखेगी, शेयर होल्डर की उम्मीद ज़्यादा है तो सारा पैसा डिविडेंड में शेयर होल्डर को दे देंगे, बात खत्म, फुल स्टॉप खत्म। आइए, गॉर्डन मॉडल भी पढ़ लिया, अब आगे देखिए, कुछ बेसिक बातें समझिए। ग्रोथ रेट कैसे आता है, ग्रोथ रेट आता है B इंटू आर से, और B क्या होता है, B होता है रिटेंशन रेट। B क्या होता है बेटा, रिटेंशन रेट, ठीक है जी। अब रिटेंशन रेट होता है B, तो डिविडेंड पे आउट रेट और रिटेंशन रेट मिलाकर 100% होते हैं। भाई डिविडेंड जितना पैसा कमाया उसमें से या तो बांट दिया होगा या कंपनी ने अपने पास रख लिया होगा, अगर कंपनी ने रिटेन कर लिया या फिर कंपनी ने बांट दिया, दोनों को मिलाकर 100% आता है, ठीक है। अगला है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, अगला है डिविडेंड की ग्रोथ मॉडल। देखो ग्रोथ मॉडल कहने का मतलब होता है कि डिविडेंड किस रेट पे ग्रो करता है, ये तो आप जानते ही हो, ठीक है, ये हमने बचपन में पढ़ रखा है, मतलब बचपन मतलब शुरू के कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर में पढ़ रखा है। फिर D1 कैसे आता है, D0 के ऊपर ग्रोथ लगती है, 1 माइनस B यानी 1 माइनस रिटेंशन रेट, डिविडेंड पे आउट रेट होता है, ठीक है जी। अगर KE किसी और फॉर्मूला से ना निकल सके, हम फंस जाए, हमसे KE निकल ही नहीं रहा, मान लो एक ऐसा क्वेश्चन आ गया कि KE नहीं कैलकुलेट हो रहा, तो क्या करें, तो फिर आप 1/PE रेशियो से KE निकाल लिया करो, 1/PE रेशियो। क्यों, क्योंकि PE रेशियो का मतलब होता है MPS/EPS, तो जब अगर इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा EPS/MPS, तो अर्निंग प्राइस मॉडल लग जाता है। बेसिकली ये अर्निंग प्राइस मॉडल है, बट ये कब लगता है, ये हमारी लास्ट प्रायोरिटी होता है, जब किसी और तरीके से KE नहीं निकाल सकते हो, जब किसी और तरीके से KE नहीं निकाल सकते हो तब इस तरीके से KE डिराइव होता है। समझ गए आप मेरी बात?
जब के ई किसी और तरीके से नहीं निकल सकता है तब के ई इस तरीके से डिराइव होता है। आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन इन गॉर्डन मॉडल। टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन गॉर्डन मॉडल। बोलिए मेरी बातें आपको समझ आई मैंने क्या कहा? अब देखिए गॉर्डन मॉडल में 3 तरीके के क्वेश्चन है। यहाँ से टफ क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, ध्यान देना, 100% ध्यान देना, ठीक है जी। अगर जीरो ग्रोथ है, कोई ग्रोथ ही नहीं है, तब तो फॉर्मूला क्या था गॉर्डन का? याद करो गॉर्डन का फॉर्मूला क्या था? अभी हमने पढ़ा था। गॉर्डन का फॉर्मूला है कि प्राइस जो होगा वो d1/ke-g होगा। इमेजिन करो कि ग्रोथ रेट जीरो है। अगर ग्रोथ रेट जीरो है तो यहाँ जीरो आ जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा d1/ke। अग्री? अगर मैं यूं कहूं कि ग्रोथ रेट जीरो है, अगर ग्रोथ रेट जीरो है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? d1/ke। ये फॉर्मूला बन जाएगा प्राइस का। क्या आपको मेरी बात समझ आई? मैंने क्या कहा? प्राइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? d1/ke। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है जी। अच्छा, अगर ग्रोथ रेट कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट मतलब बराबर चल रही है, मान लो ग्रोथ रेट है 5% और वो हमेशा 5% ही चलेगी, तो ठीक है, यही वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो, यहाँ पे 5% रख लो, ग्रोथ एक ही बार रखनी है। तो ये दोनों तो हो गए आसान। अगर अगर ग्रोथ नहीं है तो ये फॉर्मूला, क्योंकि ग्रोथ रेट जीरो हो जाएगी। और अगर ग्रोथ रेट कांस्टेंट है, हमेशा के लिए परपेचुअल है, सेम चलती रहेगी, तो यहाँ पे ग्रोथ रेट रख दो, फॉर्मूला यही वाला चल जाएगा। लेकिन ऐसे दोनों क्वेश्चन एग्जाम में कम आएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन कौन सा आएगा? मल्टीपल ग्रोथ रेट का। मल्टीपल ग्रोथ रेट का मतलब है कि ग्रोथ रेट ईयर के बीच में चेंज हो रही होगी, ईयर के बीच में ग्रोथ रेट चेंज हो रही होगी। कैसे? वो आपको बोलेगा जैसे कि पहले 3 साल 10% की ग्रोथ है, फिर उसके बाद 5% की ग्रोथ फॉर एवर है। तो यानी यहाँ पे आके ग्रोथ कांस्टेंट हुई है। जो ये कांस्टेंट ग्रोथ वाला कंसेप्ट है वो 3 साल बाद लग सकता है, लेकिन पहले 3 साल में वो कांस्टेंट नहीं है। पहले 3 साल में 10% की ग्रोथ है, बाद में 5% की ग्रोथ कांस्टेंट है। मतलब यहाँ पे ग्रोथ फॉर एवर आ गई, लेकिन पहले 3 साल अलग थे। तो हम क्या करेंगे? आपको मेरी बातचीत समझ आ रही है मैंने क्या कहा? यानी अगर डिविडेंड की ग्रोथ पहले 3 साल कुछ अलग थी, चौथे साल से कंसिस्टेंट ग्रोथ आई। क्या कहा मैंने? पहले 3 साल डिविडेंड की ग्रोथ कुछ अलग थी, चौथे साल से कंसिस्टेंट ग्रोथ आई। तो आप क्या करेंगे? देखिए, पहले आप ईयरली डिविडेंड्स निकाल लीजिए। यहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के डिविडेंड निकाल लीजिए। यानी यहाँ तक तो ग्रोथ रेट क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं थी, तो इन सब के डिविडेंड निकाल लो। डिविडेंड 1, डिविडेंड 2, डिविडेंड 3। और इसके बाद वाले ईयर्स के लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। यानी तीसरे साल के बाद आप प्राइस डिराइव कर सकते हो। ठीक है जी। मैं ना आपको इसे चित्र के थ्रू समझाता हूँ। देखो, अगर मुझे ये बात पता है कि 3 साल तक ग्रोथ रेट सेम है और उसके बाद ग्रोथ रेट कंसिस्टेंट है, मतलब यहाँ पे ग्रोथ रेट थी 10%, यहाँ पे ग्रोथ रेट थी 10%, यहाँ पे ग्रोथ रेट थी 10%, और उसके बाद 3 साल के बाद ग्रोथ रेट फॉर एवर थी 5% अप टू इन्फिनिटी। तो देखो, इस क्वेश्चन को 2 हिस्सों में बांट लो। पहले D1 निकाल लो D0 से, फिर D2 निकाल लो, मतलब एक और बार 10% ग्रोथ कर लो, फिर एक और बार 10% ग्रोथ कर लो। मतलब आप पहले ग्रोथ करते जाओ 3 बार। यानी आप D1 निकालो, D2 निकालो, D3 निकालो। अब इसके बाद क्योंकि ग्रोथ कांस्टेंट हो गई है, और ग्रोथ कांस्टेंट होती है तो फॉर्मूला क्या होता है? ग्रोथ कांस्टेंट होती है तो फॉर्मूला होता है कि हम प्राइस डिराइव कर सकते हैं। प्राइस तो हम P3 डिराइव करेंगे। क्या डिराइव करेंगे? P3। और P3 कैसे डिराइव होगा दोस्तों? P3 डिराइव होगा d4/ke-g से। इससे आप P3 डिराइव करो। कैसे डिराइव होगा आप बताइए? P3 कैसे डिराइव होगा? P3 डिराइव होगा d4/ke-g से, अपॉन ke-g। मैं दोबारा बोलता हूँ, डिविडेंड 1, डिविडेंड 2, डिविडेंड 3, तीनों ईयर्स का डिविडेंड आ गया, प्लस P3। P3 कहने का मतलब होता है प्राइस एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। P3 का मतलब होता है प्राइस एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, प्राइस एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। और इसका फॉर्मूला हो गया d4/ke-g, d4/ke-g। मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा, अभी चिंता मत करो। बिल्कुल। तो इससे क्या फ़ायदा होता है? हम एक साल बाद का डिविडेंड क्यों ले रहे हैं? ताकि हम P3 डिराइव कर सकें। अब हम इसकी डिस्काउंटिंग और इन दोनों की डिस्काउंटिंग कर देंगे। मतलब अब हम इनकी डिस्काउंटिंग कर देंगे, हमारे पास आज का प्राइस आ जाएगा।
क्योंकि ये P3 है ना, तो P3 की डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी ताकि इन डिविडेंड्स के साथ मिलाकर, ताकि हमारे पास P0 यानी आज का प्राइस आ जाए। आइए क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल को देखिएगा ध्यान से, ठीक है। वो कहता है डिविडेंड पेड मतलब ऑलरेडी पे हो चुका है, ये डिविडेंड हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। कितना? 120 रुपये। अगर मैं 120 रुपये का डिविडेंड ऑलरेडी दे चुका हूँ, ये D0 है, तो ये D0 120 रुपये है, ठीक है। अब वो कहता है ग्रोथ रेट 15% रहेगी 3 साल तक एंड 5% फॉर एवर आफ्टर इट। मतलब पहले 3 साल 15% की ग्रोथ है, पहले 3 साल 15% की ग्रोथ है, पहले 3 साल 15% की ग्रोथ है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, और उसके बाद कांस्टेंट ग्रोथ है 5%। पहले आप मुझे बताओ क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? पहले आप मुझे बस इतना बताओ, क्या यहाँ तक का ये नंबर लाइन समझ आ रही है? आई नीड अ रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीबडी। चैट पे मुझे जल्दी से बता दो, नंबर लाइन समझ आ रही है? यस नंबर लाइन कर दो, यस YNL, यस नंबर लाइन, जल्दी बता दो। ठीक है जी, यानी यस सर नंबर लाइन तो समझ आ गई। अगर नंबर लाइन समझ आ गई, अब देखो इधर ध्यान से, अगर मुझे ये बात पता है कि ये डिविडेंड 1 है, ये डिविडेंड 2 है, ये डिविडेंड 3 है, और बीच में ग्रोथ रेट है 15%, तो आप एक काम करो, 120 रुपये को ध्यान से समझना, हमने 120 रुपये पे 15% की ग्रोथ लगाई, ये पहला D1 आ गया, मतलब हमने D1 निकाल लिया। फिर इस 138 पे हमने 15% ग्रोथ लगाई, हमने D2 निकाल लिया, यानी हमने D2 भी निकाल लिया। फिर हमने इस पे 15% की ग्रोथ लगाई ताकि हमने D3 भी निकाल लिया, मतलब हमने D1, D2, D3 निकाल लिया 15% की ग्रोथ करके। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक की बात क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद हो रही है कांस्टेंट ग्रोथ। कांस्टेंट ग्रोथ मतलब D3 के बाद कांस्टेंट ग्रोथ है, तो हम P3 निकालेंगे, यानी यहाँ का प्राइस निकल सकता है। बेटा इससे पहले का प्राइस निकल नहीं सकता था, यहाँ का प्राइस निकल सकता है। क्यों? क्योंकि अब कांस्टेंट ग्रोथ स्टार्ट हो गई। कांस्टेंट ग्रोथ का फॉर्मूला क्या होता है? इधर देखो, जब कांस्टेंट ग्रोथ होती है P0 निकालना होता है, आज का प्राइस निकालना होता है, तो हम D1 अपॉन KE-G रखते हैं, यानी हम 1 साल बाद का डिविडेंड अपॉन KE-G रखते हैं, तो P0 आता है। तो इसी तरीके से अगर मुझे P3 निकालना है तो मुझे D4 अपॉन KE-G रखना पड़ेगा, मतलब 1 साल बाद का डिविडेंड रखना पड़ेगा। कौन सा डिविडेंड रखना पड़ेगा बेटा? 1 साल बाद का, ध्यान रखो। यानी अगर मुझे P3 निकालना है तो मुझे इधर D4 रखना है, D4 अपॉन KE-G। क्या ये बात क्लियर है कि यहाँ D4 होना चाहिए? यहाँ पे कौन होना चाहिए बेटा? यहाँ पे D4 शुड बी प्रेजेंट। तो हम क्या करेंगे, अब क्योंकि मुझे इधर D4 चाहिए, तो पहले मैं D3 में 5% की ग्रोथ लगाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 5% की ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। बेटे यहाँ तक तो 15% की ग्रोथ थी, यहाँ से यहाँ तक तो 15% की ग्रोथ थी, लेकिन अब इसके बाद जब D4 निकालना है तो वो 5% की ग्रोथ पे आएगा। तो हमने क्या किया, हमने इस D3 को उठाया, D3 को D4 बना दिया। D4 कैसे बना दिया? इस पे 5% की ग्रोथ लगा दी, ये D4 हो गया। ये देखो, ये D3 था, D3 पे 5% की ग्रोथ लगा दी, तो ये D4 हो गया। अब D4 को KE-G कर दिया, KE-G, तो KE-G, ये ध्यान रखो, ये ग्रोथ रेट 5% है। क्यों? क्योंकि D3 के बाद ग्रोथ रेट 5% की हो रही है और वो कांस्टेंट हो रही है, फॉरएवर हो रही है। तो हमने क्या किया, हमने D3 को लिखा, D3 पे 5% की ग्रोथ लगाई ताकि D4 आ जाए, अपॉन KE-G आ गया। अब इसे सॉल्व किया तो इससे प्राइस आ गया, लेकिन ये क्या प्राइस 0 पीरियड का है या 3 साल के बाद का है? आप मुझे बताओ, ये जो प्राइस निकला है ये P3 निकला है, ये प्राइस एट द एंड ऑफ 3rd ईयर निकला है, ये प्राइस एट द एंड ऑफ 3rd ईयर निकला है। समझ गए आप? तो बेसिकली हमें इन तीनों लेवल पे डिविडेंड पता है और हमें यहाँ का प्राइस भी पता है। तो आप एक काम करो, डिविडेंड को 1 साल के लिए डिस्काउंट करो, इस डिविडेंड को 2 साल के लिए डिस्काउंट करो, और इस डिविडेंड को 3 साल के लिए डिस्काउंट करो, और P3 को भी 3 साल के लिए डिस्काउंट करो। अब जब आप इन सबको ऐड कर लोगे, आपके पास P0 की वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे, आपने D1 को 1 साल के लिए डिस्काउंट किया, आपने D2 को 2 साल के लिए डिस्काउंट किया, आपने D3 को 3 साल के लिए डिस्काउंट किया, और आपने P3 को भी 3 साल के लिए डिस्काउंट किया। इन दोनों की डिस्काउंटिंग पीरियड सेम है, याद रखना। इसलिए कई लोग इन दोनों को ऐड करके इकट्ठा दिखा देते हैं, वो भी ठीक है। हमने इन दोनों को 3 साल के लिए डिस्काउंट किया। अब डिस्काउंटिंग करके प्रेजेंट वैल्यू आई, प्रेजेंट वैल्यू का टोटल जो आया वो आज का प्राइस है, यानी आज का प्राइस, यानी हमने इन सभी डिविडेंड्स को डिस्काउंट करके आज का प्राइस डिराइव कर लिया। हमने इन सभी चीज़ों को डिस्काउंट करके आज का प्राइस डिराइव कर लिया। क्या मेरी बातें आपको समझ आ गई?
बोलिए, मेरी बातें समझ आ गई आपको? मैंने क्या कहा जल्दी से थम्स अप करके मुझे बता दो, जल्दी से बता दो, येस और नो। क्या यहाँ तक की बातें क्लियर है? कूल, आपको ये बातें समझ आ गई, मेरी बातें क्लियर हैं आपको, हाँ या ना? गुड। अच्छा, अगर क्वेश्चन में ये भी बोला गया है कि मार्केट में प्राइस है 1500, मार्केट में प्राइस चल रहा है 1500, हमारे हिसाब से प्राइस आ रहा है 1070, मतलब हमें लगता है कि ये शेयर 1070 में बिकना चाहिए, लेकिन मार्केट में बिक रहा है 1500 का, तो मतलब मार्केट में ये प्राइस शेयर ओवर प्राइस्ड है। तो हमने बोल दिया द शेयर इज़ करेंटली ओवर प्राइस्ड, और ओवर प्राइस शेयर नहीं खरीदना चाहिए। आपके पास है तो बेच दो, लेकिन आपको खरीदना नहीं चाहिए। मैंने क्या कहा, अगर आपके पास ऑलरेडी है ये शेयर तो आप क्या करो, इफ़ यू ऑलरेडी हैव द शेयर, मेरी बात समझ रहे हो आप? मैंने क्या कहा, मतलब अगर आपके पास ऑलरेडी शेयर है तो आप इस शेयर को बेच दो, नहीं है तो खरीदो मत, कम से कम खरीदो मत। एम आई एब्सोल्युटली क्लियर टू यू? जल्दी से जल्दी मुझे बताइए। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है एमएम अप्रोच। ये बच्चा कह रहा है सेल इज एट मार्केट प्राइस। बेटा बेचोगे तो मार्केट प्राइस पे, पर आपके हिसाब से उसकी वैल्यू क्या है, आपके हिसाब से उस शेयर की कीमत बनती क्या है ना, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, वो आपने निकाली है। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं एमएम अप्रोच की। अब हम किसकी बात करते हैं, एमएम अप्रोच, ठीक है जी। ध्यान दीजिएगा, एमएम अप्रोच क्या होता है बेटे। एमएम अप्रोच का मतलब होता है कि डिविडेंड की इररेलेवेंस थ्योरी। डिविडेंड की इररेलेवेंस थ्योरी क्या है, ये कहते हैं डिविडेंड दो या ना दो फर्क नहीं पड़ता। क्या कहते हैं, डिविडेंड दो या ना दो फर्क नहीं पड़ता भाई। अच्छा सर, फर्क ही नहीं पड़ता? हाँ, ये लोग ये कहते हैं कि डिविडेंड देने या ना देने से फर्क नहीं पड़ता। तो इनका फॉर्मूला क्या है, देखिए इनके हिसाब से दो फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। एक तो ये कि अगर आज का प्राइस देखोगे शेयर का, तो वो एक साल बाद के शेयर प्राइस और डिविडेंड जो मिलने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू के बराबर होता है। वो ये कहते थे, देखो इसके ना लॉजिक को भी समझो। इन्होंने कहा अगर आज आप शेयर में पैसे लगाते हो तो आपको एक साल बाद क्या मिलता है, महंगा प्राइस और डिविडेंड, ये दो चीज़ें आपकी। इमेजिन करो अगर मैं आज शेयर में पैसे लगाता हूँ तो मैं किस उम्मीद से लगाता हूँ कि एक साल बाद उसका शेयर प्राइस भी बढ़ जाएगा और उसका डिविडेंड भी मिलेगा। अगर इन दोनों को डिस्काउंट कर दो तो वो P0 के बराबर होना चाहिए। यानी एक साल बाद मिलने वाला पैसा अगर प्रेजेंट वैल्यू कर दो एक साल के लिए, डिस्काउंटिंग कर दो, तो वो आज की वैल्यू के बराबर होना चाहिए। रिपीट करो ये मैंने क्या कहा, यानी अभी मैंने आपको ये बताया कि भैया आज का जो शेयर का प्राइस है, आज का जो शेयर का प्राइस है वो किसके बराबर होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आज का शेयर का प्राइस एक साल बाद के प्राइस और डिविडेंड जो हमें मिलना है उसकी प्रेजेंट वैल्यू के बराबर होगा। ये कहते हैं एमएम भाई। तो अगर आप डिविडेंड नहीं दोगे, इमेजिन करो अगर आप डिविडेंड नहीं दोगे तो प्राइस बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है, और डिविडेंड दे दोगे तो प्राइस थोड़ा घट जाएगा, बात बराबर आ जाएगी। मतलब यहाँ का टोटल आपके लिए सेम ही रहने वाला है। ये कहते थे एमएम। फिर वैल्यू ऑफ द फर्म डज नॉट चेंज। इनका ये मानना था कि वैल्यू ऑफ फर्म चेंज नहीं होती, मतलब जितने पुराने शेयर थे उनका जो प्राइस था, यानी जो आपके पास ईयर स्टार्ट होने पे वैल्यू थी, वही वैल्यू रहती है अंत में भी, अगर प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से देखो एक साल बाद आपका शेयर प्राइस है P1, नंबर ऑफ शेयर्स है N प्लस डेल्टा N, मतलब जितने शेयर चेंज हुए। मान लो पहले आपके पास 10,000 शेयर थे, अब आपने 1,000 शेयर और बेचे, तो अब आपके पास 11,000 शेयर हो गए। तो अगर हम 11,000 शेयर्स को प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम 11,000 शेयर्स को प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है जी, माइनस कर देते हैं इन्वेस्टमेंट, प्लस कर देते हैं अर्निंग। माइनस कर देते हैं इन्वेस्टमेंट, प्लस कर देते हैं अर्निंग। क्यों, जितनी हमने इन्वेस्ट किया उतना पैसा हमारे पास से चला गया, और जितनी हमने कमाई करी उतना पैसा हमारे पास आ गया। अब ये सब पैसा हमारे पास एक साल बाद अवेलेबल है,
इसकी प्रेजेंट वैल्यू जो होगी वो आज की कंपनी की वैल्यू के बराबर होगी। यानी वैल्यू ऑफ द फर्म ओरिजिनली इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फर्म एट एंड। अगर वैल्यू ऑफ द फर्म, इसे मैं बोल सकता हूँ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्म एट द एंड, मतलब जो आपके पास वैल्यू ऑफ द फर्म एट एंड आ रही है ना, 1 साल के अंत में आ रही है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कर दो। तो ये वैल्यू ऑफ द फर्म एट द एंड है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू अगर आप कर दो तो आज की वैल्यू के बराबर होती है। यानी एमएम ने क्या क्या 2 बातें बोली, देखो मेरी बातों को ध्यान से सुनो। एमएम ने क्या क्या 2 बातें बोली। एमएम के साथ ना आपको 2 बातें याद रखनी ही पड़ेंगी। मैं लिखवा भी देता हूँ, आप मेरे साथ साथ लिख लो। स्टेप 1 आपका ये है कि भैया पहली बात तो ये है कि आज का जो शेयर का प्राइस है वो किसके बराबर होगा। 1 साल बाद जो शेयर का प्राइस और डिविडेंड आपको मिलना है उसकी प्रेजेंट वैल्यू के साथ। मतलब ये क्या है, प्राइस टुडे किसके बराबर है, वो बराबर है प्राइस एंड डिविडेंड एट एंड की प्रेजेंट वैल्यू के बराबर है। मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्राइस एंड डिविडेंड एट द एंड, यानी 1 साल के अंत में जो प्राइस होगा, जो डिविडेंड होगा। अब देखो ये जो फॉर्मूला है ना, ये टफ है, ये सिर्फ टफ बच्चे पढ़ के जाते हैं। और मैं ईमानदारी से बताऊं, ये आता है आजकल 10-10 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। बहुत सारे बच्चों का गलत हो जाता है क्योंकि उन्हें बेसिक्स ही नहीं समझ आते। प्लीज़ आपने बेसिक्स पे फोकस करना है। मैं दोबारा बोलता हूँ, आपका आज का प्राइस किससे रिप्रेजेंट होता है। अगर आज के प्राइस की बात करूँ तो आज का प्राइस कैसे डिराइव हुआ, 1 साल बाद जो मेरा शेयर का प्राइस होगा, 1 साल बाद शेयर का जो डिविडेंड होगा, उन दोनों की प्रेजेंट वैल्यू के बराबर, उन दोनों की प्रेजेंट वैल्यू के बराबर होगा मेरा आज का प्राइस। ये कहते थे एमएम के पहला स्टेप। क्या ये बात आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? जल्दी बताइए, क्या आप सभी को यहां तक की बातचीत समझ आ गई मैंने क्या कहा? पक्की पक्की बात है, समझ आ गया? अच्छा, इन्होंने एक फॉर्मूला और बताया। वो फॉर्मूला ये कहता है कि भैया कंपनी में जितनी आपकी कमाई है तो कितने पैसे आपको और चाहिए, कितने पैसे आपको और चाहिए। अगर आप वो निकाल लें तो आपको पता लग जाएगा, आपको समझ आ जाएगी कि देखिए अगर मैंने ज़्यादा पैसे कमा लिए या मुझे ज़्यादा पैसे जितने भी चाहिए उसके हिसाब से डिराइव हो सकता है कि मेरे पास कितना एडिशनल फंड्स की रिक्वायरमेंट है। तो देखो ये कहता है हिसाब किताब कि आज कंपनी की वैल्यू क्या है, 1 साल बाद कंपनी की वैल्यू क्या है। आज जितने नंबर ऑफ शेयर्स थे और आज का जो प्राइस था, ये वैल्यू ऑफ फर्म टुडे है, ये आज की वैल्यू है। 1 साल बाद फर्म की वैल्यू क्या होगी, 1 साल बाद अगर हमने और शेयर इशू कर दिए तो ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए। 1 साल बाद वाला प्राइस, यहाँ से प्राइस डिराइव हो गया होगा ना P1, वो P1 इधर पुट हो जाएगा। ठीक है जी। और इसमें से माइनस कर दीजिए जितनी आपने इन्वेस्टमेंट करी है, प्लस कर दीजिए जितनी आपने अर्निंग करी है, और इसे अब आप डिवाइड कर दीजिए कि आपके पास डिस्काउंटिंग कर दीजिए, क्योंकि ये तो 1 साल बाद की वैल्यू आ रही है ना, ये वैल्यू कब की आ रही है, 1 साल बाद की, तो इसकी डिस्काउंटिंग कर दो। तो इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू निकल आई ना, ये जो प्रेजेंट वैल्यू है ये इसके बराबर होगी। मतलब जो अंत वाली वैल्यू है अगर मैं उसे डिस्काउंट कर दूं तो वो आज की वैल्यू के बराबर होगा। ये कहता है एमएम का दूसरा फॉर्मूला, ये कहता है एमएम का दूसरा फॉर्मूला। बोलिए मेरी बातें आपको समझ आ गई? इसे ना ऐसे भी निकाला जाता है कि आपने कितना अर्न किया। ध्यान दीजिए, एक जनरल नोट आपको बताता हूँ। आप ये देखिए कि आपकी अर्निंग्स कितनी है 1 साल की। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लेते हैं आपकी अर्निंग है 10,000, ठीक है। अब आपने उसमें से डिविडेंड कितना बांट दिया, मानो डिविडेंड बांट दिया 2,000, तो 8,000 बचे। और अगर अब मैं कहूँ कि आपने इन्वेस्टमेंट कितनी कर दी, अब आप ये बोलते हो कि मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी 20,000 की, तो इसका मतलब ये है कि आपको कितने फंड रेस करने पड़े होंगे, फंड्स रेस कितने करने पड़े होंगे, सोच कर बताओ। अगर मैं ये कहता हूँ आपके पास थे 10,000, 2,000 का आपने डिविडेंड बांट दिया, तो बचे कितने, बचे आपके पास 8,000। लेकिन आपने 20,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करी, तो यानी आपने 12,000 रुपये फंड रेस करे होंगे। समझ आ रहा है आपको मैंने क्यों? क्योंकि आपके 12,000 रुपये कम थे। अगर आप इसे डिवाइड बाय प्राइस कर दें तो आपको डेल्टा एन पता लग जाएगा। डेल्टा एन मतलब एडिशनल नंबर ऑफ शेयर्स पता लग जाएंगे। क्या पता लग जाएंगे? एडिशनल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। आपको ये पता लग जाएगा, ये जो डेल्टा एन है ये पता लग जाएगा कि ये डेल्टा एन कितना है, ये पता लग जाएगा। चिंता मत करो, मैं अभी इसका प्रैक्टिकल कराता हूँ। क्या मैं इसका एक प्रैक्टिकल करा दूँ? क्योंकि बस जल्दी से पहले कंसेप्ट खत्म करा देता हूँ 5 मिनट में, फिर क्वेश्चन कराता हूँ।
इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा ना एक दो, पूरी बात दिमाग में बैठ जाएगी, आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, आप बस मुझे थोड़ा सा समय दो। ठीक है जी। फिर दो मॉडल और हैं, एक ग्राहम डॉड का मॉडल है, एक लिंटर भाई का मॉडल है। ये याद करने वाले मॉडल है। ग्राहम डॉड पता है क्या कहता था कि शेयर का प्राइस किस बात पर मैटर करता है, आपने डिविडेंड कितना दिया और आपकी 1/3 अर्निंग कितनी है। आपने डिविडेंड कितना दिया और आपकी अर्निंग का 1/3 कितना है, इसका कोई मल्टीपल होगा, इसका कोई मल्टीपल, और मल्टीपल क्वेश्चन में गिवन होगा। मल्टीपल कैन बी 2, मल्टीपल कैन बी 5, मल्टीपल कैन बी 10। मतलब आपने कितना डिविडेंड दिया और आपकी कितनी अर्निंग है, इसका एक मल्टीपल निकाला जाएगा, इसका एक मल्टीपल निकाला जाएगा, उससे ग्राहम डॉड का प्राइस आता है। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं लिंटर मॉडल की, इसने और बेवकूफ़ी का मॉडल बनाया था। इसका ये मानना था लिंटर जी का कि 1 साल बाद मैं कितना डिविडेंड दूंगा कंपनी। अब देखो बाकी सब में प्राइस निकल रहा था, बाकी सारे फॉर्मुलाज में प्राइस निकल रहा था, लिंटर के फॉर्मुला में प्राइस नहीं निकलता, डिविडेंड निकलता है। याद रखना, लिंटर के फॉर्मुला में डिविडेंड निकलता है, प्राइस नहीं निकलता। इन्होंने कहा आपने पिछले साल जो डिविडेंड दिया था वो लो, प्लस आपकी कमाई कितनी होनी है, कमाई, और उसे टारगेट पे आउट रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो कि आप कितना बांटोगे, कितना डिविडेंड दोगे। तो इससे टारगेट डिविडेंड पता लग गया। अब उसमें से पुराने साल का डिविडेंड माइनस कर दो, तो बेसिकली D1 में से D0 माइनस कर दो, तो आपको चेंज इन डिविडेंड पता लग जाएगा। चेंज इन डिविडेंड, उसको एडजस्टमेंट फैक्टर से इंटू कर दो। एडजस्टमेंट फैक्टर या स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट जो भी बोला, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ये कांस्टेंट होगा, इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो मतलब D1 माइनस D0 को एडजस्टमेंट फैक्टर से इंटू कर दो, जो आंसर आएगा उसे पुराने वाले डिविडेंड में ऐड कर दो, तो आपको पता लग जाएगा D1 कितना है। यानी D1 कैसे आता है, पुराना डिविडेंड प्लस चेंज इन डिविडेंड इनटू एडजस्टमेंट फैक्टर। ठीक है जी, ये फॉर्मूला है। आइए एक बारी मैं सारे फॉर्मूलाज एक ही पेज पे लिख के दिखा देता हूँ। देखो ये फॉर्मूलाज हमने पढ़े हैं, हमने इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही फॉर्मूला पढ़े हैं। देखिए वॉल्टर जी का मॉडल क्या था, वॉल्टर का मॉडल था कि प्राइस ऑफ द शेयर कैसे आएगा, डिविडेंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग इनटू अर्निंग ऑन इट अपॉन के ई, होल अपॉन के ई से डिस्काउंटिंग हो जाएगी, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुअल एन्युटी की। ठीक है ना। गॉर्डन का मॉडल क्या था, गॉर्डन का मॉडल था कि 1 साल बाद का डिविडेंड अपॉन के ई माइनस जी। ये तब की बात है जब ग्रोथ रेट कंसिस्टेंट हो, जब ग्रोथ रेट कांस्टेंट वाला हो। ठीक है ना। एमएम के दो फॉर्मूले थे, एक तो आज का प्राइस किसके बराबर होगा, 1 साल बाद के प्राइस और डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू के। आज का प्राइस किसके बराबर होगा, 1 साल बाद के प्राइस और डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू के। और P0 इंटू एन, P0 इंटू एन मतलब आज का प्राइस और आज के नंबर ऑफ शेयर्स, यानी आज की वैल्यू ऑफ फर्म किसके बराबर होगी, 1 साल बाद की फर्म वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू के। 1 साल बाद जो फर्म की वैल्यू है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, तो वो बराबर होगी। ग्राहम डॉड क्या बोलते थे कि आपका शेयर प्राइस किस पे मैटर करता है, डिविडेंड प्लस अर्निंग के 1/3 के मल्टीपल के बराबर होता है। ठीक है। और लिंटर भाई का देखो, बाकी सबके फॉर्मूले प्राइस के थे, प्राइस 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 है ना, बस लिंटर का फॉर्मूला डिविडेंड का है। ये कहता था आपने पहले कितना डिविडेंड दिया है और आपका चेंज इन डिविडेंड कितना है, इनटू एडजस्टमेंट फैक्टर क्या है, इनटू एडजस्टमेंट फैक्टर क्या है। इस तरीके से आपको लिंटर के हिसाब से आने वाला डिविडेंड डिसाइड हो जाता है, आने वाले ईयर में आप कितना डिविडेंड दोगे। आप मुझे जल्दी से बताओ क्या आपको ये सारे फॉर्मूले कुछ कुछ हद तक रिकॉल हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो आप क्वेश्चंस के लिए तैयार हो, जल्दी से मुझे चैट में बता दो येस और नो। जल्दी से मुझे बता दो क्या आप सभी लोग तैयार हो, हाँ या ना। चलिए बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल हम तैयार हैं, बहुत बढ़िया। चलिए आइए क्वेश्चंस पे आ जाइए, क्वेश्चंस पे आ जाइए क्विकली। चलिए पहला ही सवाल एमएम का है, यानी ये वाली अप्रोच याद रखनी होगी आपको, ये वाली अप्रोच याद रखनी होगी। ठीक है ना। आइए भयंकर क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ये एमटीपी सितंबर 2023 में पूछा गया था। देखिए क्या कहता है, ZX लिमिटेड हैज़ अ पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल है आपकी 2 करोड़ की। ठीक है। फेस वैल्यू है 100 का, तो अगर मैं इसे 100 से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता लग गया कि मेरे पास 2 लाख शेयर्स हैं, यानी मेरे पास एग्जिस्टिंग तौर पे कितने शेयर्स हैं, 2 लाख शेयर्स हैं। ठीक है। द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज़ 100। लो जी, मुझे मार्केट प्राइस भी पता है, यानी मुझे P0 भी पता है, मुझे शेयर की आज की वैल्यू भी पता है, मतलब मुझे P0 भी पता है।
ठीक है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैज़ एन एजेंडा ऑफ मीटिंग टू पे अ डिविडेंड ऑफ 50% टू द शेयर होल्डर। आपका एक एजेंडा है कि हम आधा डिविडेंड बांटेंगे, 50% डिविडेंड बांटेंगे। बहुत बढ़िया। द कंपनी एक्सपेक्ट्स अ नेट इनकम ऑफ दिस। ध्यान रखिए, हमें अपनी अर्निंग पता है, नेट इनकम इतनी है एट द एंड ऑफ द करेंट फाइनेंशियल ईयर, यानी हमें अर्निंग पता है। बहुत बढ़िया, यानी हमें अपनी कंपनी की अर्निंग भी पता है। बहुत बढ़िया। द कंपनी ऑल्सो प्लान्स फॉर अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब हमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी पता है कि हम कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 1,90,00,000 का है। देखो कमाई कम है, कमाई कम है, बांट ज़्यादा रहे हैं, खर्चे ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। एंड कैन बी फाइनेंस थ्रू रिटेन्ड अर्निंग या नए इशू, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। द कंपनी डिजायर्ड रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज दिस, तो ये के हो जाएगा हमारा। ये देखो, अब इन दोनों फॉर्मूलाज को देखो, इन दोनों फॉर्मूलाज को देखो। क्या हमें प्राइस 1 निकालना पड़ेगा? हाँ। क्या हमें डिविडेंड पता होगा? डिविडेंड 50% होगा, ये बात बोली है उसने। के पता है, प्राइस अभी का पता है, इससे P1 डिराइव हो जाएगा, है ना। फिर मैंने आपको ये बताया था कि हम ये निकाल सकते हैं, अर्निंग कितनी करी, उसमें से डिविडेंड कितना दिया, उसमें से इन्वेस्टमेंट कितनी करी, अब कितने पैसे शॉर्टफॉल थे। शॉर्टफॉल को आप नए इक्विटी शेयर बेच कर लेकर आओगे। ये जो शॉर्टफॉल ऑफ फंड्स है, ये कहाँ से लाओगे? नए इक्विटी शेयर बेच कर लाओगे। ठीक है जी। बोली मेरी बातें आपको समझ आ रही, मैंने क्या कहा? अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं फाइल नहीं पहुंची है, अभी भेज देता हूँ भाई, क्षमा करना अगर अभी तक नहीं पहुंची थी, तो अब अभी के अभी भेज दूंगा। जस्ट गिव मी अ सिंगल मिनट, मेरे लैप कंप्यूटर पे पड़ी है, मुझे बस 1 मिनट का समय दे दो। जैसे ही ये चैट लोड हो जाती है मैं आपको भेज देता हूँ। ठीक है ना। मज़ा तो आ रहा है डिविडेंड डिसीजन पढ़ के कि नहीं आ रहा? देखो जी, और आप सब लोगों ने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन किया है कि नहीं किया है? टेलीग्राम CA नितिन गुरु के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वो ज्वाइन किया है कि नहीं किया है? चलिए, कर लिया है ना? कर लीजिए, क्योंकि उस पर सारे अपडेट्स आते हैं। और जो मैंने आपको टेस्ट सीरीज़ दी हुई है 1 रुपये वाली, वो भी ज्वाइन करिए। वो 1 रुपया बेटा मैं कोई कमाई के लिए नहीं ले रहा हूँ, एक्चुअली हमारी वेबसाइट ही एडमिशन नहीं लेती है जब तक आपने कुछ पे नहीं किया हो। तो वो 1 रुपया इसीलिए नोशनल लिया है, उस 1 रुपये से कोई कमाई नहीं कर रहा हूँ बेटे मैं, उससे ज़्यादा तो हमारा खर्चा है जैसे ही आप एडमिशन लेते हैं। बट उसे खर्चा ना माने, उसे इन्वेस्टमेंट माने, क्योंकि मैं उसमें लगभग उस 1 रुपये में मैं आपको 23 मॉक टेस्ट पेपर्स दे रहा हूँ, लगभग 14 मॉक टेस्ट पेपर्स दे रहा हूँ मैं आपको, कॉस्टिंग के 7 मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, FM के, और फिर दोनों का फुल लेंथ वाला भी दे रहा हूँ। तो टेस्ट पेपर ज़रूर देने हैं आपने। ज्वाइन कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए। ठीक है ना। आइए जी, अब हम बातचीत करते हैं इससे आगे। ठीक है भैया। देखिए, क्वेश्चन पे वापस आते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, मैं ना इस क्वेश्चन को खुद कराना चाहता हूँ, मैं खुद करा दूँ बेटा लिख के, थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा पर समझ बेटर आएगा। प्रिंटेड आंसर नहीं दिखाना चाहता इसका। देखिए, आप मेरे साथ साथ लिखिएगा जो जो क्वेश्चन ने इन्फॉर्मेशन दी है, लिख के करा दूँ ना बेटा, 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे लेकिन समझ बेटर आएगा। देखिए, पेड अप नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे पास 2 लाख। ठीक है जी। N यानी ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स, आप मुझे बताएं कि अभी हमारे पास शेयर्स कितने हैं। अभी हमारे पास 2 लाख शेयर्स हैं। ठीक है जी। P0 यानी ओरिजिनल प्राइस ऑफ शेयर कितना है? बिना चेंज के शेयर का प्राइस कितना है? 100 रुपये। ये भी क्वेश्चन ने बताया हुआ है, तो ये भी बताया हुआ है, ये भी बताया हुआ है। वो कहता है कि हम 50% डिविडेंड देंगे, मीटिंग टू पे एंड डिविडेंड ऑफ 50%।
यानी अगर मैं बोलूं डायरेक्टर्स प्रपोजल क्या है, डायरेक्टर प्रपोजल है 50% डिविडेंड पे आउट। वो ये चाहते हैं कि जितनी कमाई करेंगे उसमें से 50% डिविडेंड दे दो। ठीक है, उन्होंने यही कहा ना कि पे 50% डिविडेंड, 50% ऑफ द शेयर्स। नहीं, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैज़ एन एजेंडा ऑफ मीटिंग टू पे अ डिविडेंड ऑफ 50% टू द शेयर होल्डर। यानी वो ये चाहते हैं कि अपने पास से 50% का वो डिविडेंड दे दें। बोली मेरी बातें आपको समझ आई? 50% परसेंट बोला, डिविडेंड पे आउट नहीं बोला, डिविडेंड का रेट दिया है, डिविडेंड रेट, क्योंकि रेट होगा तो वो फेस वैल्यू पे निकलेगा, पे आउट होता तो वो ईपीएस पे निकलता। पता है ना आपको ये बात, पे आउट लिख दूंगा तो ईपीएस पे निकालना पड़ेगा, पर ये डिविडेंड का रेट है, सिंपल। तो डिविडेंड का रेट अगर ये है तो इसका मतलब ये हो गया 50% ऑफ ₹100, क्योंकि फेस वैल्यू 100 थी, यानी 50 रुपये के डिविडेंड की बात हो रही है। अच्छा, अभी ये प्रपोजल है, प्रपोजल का मतलब क्या है? क्या इतना डिविडेंड बांट दिया है या अभी बातचीत चल रही है? आप मुझे बताओ, क्या हमारे डायरेक्टर्स ने इतना डिविडेंड बांट दिया है या ये बातचीत चल रही है? जल्दी बताओ। ऐसे लिखो, पेड और नॉट पेड, जल्दी बताइए। ये प्रपोजल चल रहा है अभी, ठीक है ना। अच्छा जी, हमारी नेट इनकम कितनी है? 1.5 करोड़ रुपए की। यानी हम ये कह रहे हैं कि हमारी इनकम कितनी है, हमारी अर्निंग्स कितनी है? वो कहता है 1.5 करोड़ रुपए की, हमारी अर्निंग है 1.5 करोड़ रुपए की। ठीक है, एट द एंड ऑफ द करेंट फाइनेंशियल ईयर, company also plans for a capital expenditure for the next financial year and a cost of 1 crore 90 lakh. Capital investment of 1 crore 90 lakh. ठीक है जी, ये बात भी हमें समझ आ गई। आगे देखिए, द कंपनी डिजायर्ड रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 15%। कंपनी की KE कितनी है? 15%। ठीक है जी, अब मांग क्या रहा है, पढ़िए। MM फॉलो करो, ठीक है जी। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द कंपनी व्हेन इट डज नॉट पे डिविडेंड। अगर वो डिविडेंड नहीं देती, फर्स्ट पार्ट है कि अगर आप डिविडेंड नहीं देते, इफ डिविडेंड नॉट पेड, मैं ना दोनों पार्ट साथ साथ ही करा दूंगा, ऐसे बीच में लाइन डाल के। अगर डिविडेंड नॉट पेड और सेकंड पार्ट होगा इफ डिविडेंड पेड। देखिए, अगर आप डिविडेंड नहीं देते और वर्सेस अगर आप डिविडेंड देते हैं, तो आपको ना ये स्टेप्स याद कर लेने चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए, पहला स्टेप होना चाहिए कि आज का शेयर का प्राइस, 1 साल बाद का शेयर प्राइस, 1 साल बाद का डिविडेंड अपॉन 1 + KE के बराबर होता है। यानी इसका भी स्टेप 1 यही होगा, आज का शेयर प्राइस 1 साल बाद के शेयर प्राइस 1 साल बाद के डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू के बराबर होता है। ठीक है ना। अब अगर एक बात बताओ, अगर हम डिविडेंड नहीं पे करेंगे, ठीक है, नहीं पे करेंगे, नहीं, तो इसका मतलब हुआ हमारा आज का जो शेयर प्राइस है वो 1 साल बाद का शेयर प्राइस प्लस 0 अपॉन 1 + 15% के बराबर होगा। ये बात आपको समझ आई? क्योंकि हमने डिविडेंड नहीं दिया, अगर नहीं दिया तो डिविडेंड की वैल्यू 0 हो गई। अब ये 15% इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 115। 115 हमारा शेयर का प्राइस हो जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर। क्या ये बात आपको समझ आ गई? अब इधर देखो, अगर मैं ये कहता हूँ आज का शेयर प्राइस 100 है, 1 साल बाद का शेयर प्राइस मुझे नहीं पता, लेकिन डिविडेंड 50 रुपये का है और ये 15% है, तो इमेजिन करो अगर 100 को 1 + 15% करोगे तो 115 हो जाएगा। 115 - 50 = P1। तो P1 कितना हो जाएगा? गैस करो, P1 कितना हो जाएगा? P1 हो जाएगा 115 - 50। 115 - 50, बताइए कितना हो गया? अगर आप इधर सब्ट्रैक्ट कर दोगे 65, बच्चों ने कहा 65 हो जाएगा P1। कैलकुलेशन आप जल्दी जल्दी मेरे लिए करते रहो। तो हमें यहाँ पे बातचीत समझ आ गई कि प्राइस कितना होगा, यहाँ भी बातचीत समझ आ गई प्राइस कितना होगा। क्या ये बात आपको क्लियर हो रही है पूरी तरह? बच्चे कह रहे हैं हाँ सर।
फर्स्ट स्टेप क्लियर है। अब सेकंड स्टेप में आप ये निकालो कि कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे। आपको ये पता लगाना चाहिए कि आपको कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे, ठीक है ना। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, वो कैसे आता है? वो आता है कि आप ये बताओ पहले आपकी अर्निंग कितनी थी। देखो आपकी अर्निंग कितनी थी, 1,50,00,000। यहाँ भी आपकी अर्निंग कितनी थी दोस्तों? आपकी अर्निंग थी 1,50,00,000 रुपये, ठीक है। अब आप इसमें से माइनस करिए डिविडेंड पेड। आपका डिविडेंड पेड कितना था? यहाँ पे डिविडेंड पेड था 0, यहाँ पे डिविडेंड पेड कितना था सोच कर बताओ। आपने 50 रुपये का डिविडेंड दिया और 2 लाख शेयर्स थे आपके पास, तो आपने डिविडेंड दिया होगा 2 लाख इंटू 50। बताओ बेटे 2 लाख इंटू 50 कितना होता है? भाई ऑब्वियस ही बात है 100 लैक्स, यानी आपने 1 करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया होगा, ठीक है सर। अब आप इसी में से माइनस कर दीजिए इन्वेस्टमेंट कितनी थी। आपने इन्वेस्टमेंट करी है 1,90,00,000 की। ₹1,90,00,000 की इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है जी। अब मुझे ये बता दो कि आपको फंड्स रेस कितने करने पड़ेंगे। आपको कितना पैसा मार्केट से उठाना पड़ेगा, मतलब नए शेयर बेचकर। यहां पे भी बता दीजिए फंड्स टू बी रेज्ड। अगर 190 को मतलब 290 को इसमें से माइनस कर देते हो तो 140 आ जाता है। ये पैसा रेस करना होगा आपको। अब आप इसे डिवाइड कर दीजिए P1 से, जो अब नया प्राइस है। यहाँ पे 115 है, यहाँ पे भी P1 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे 65 है। क्या आप मुझे नंबर ऑफ शेयर्स नए बता सकते हो कि कितने एडिशनल शेयर्स टू बी इशूड? आपने कितने शेयर डेल्टा एन में इशू करे हैं? आप बस मुझे ये निकाल कर दे दो कि आपने कितने शेयर डेल्टा एन में इशू करे हैं। बेटे अगर 40 लाख को डिवाइड बाय 115 करते हो तो कितना आता है? नॉन डिविडेंड के लिए 34783। देखो मैंने नहीं किया है, बच्चे मुझे बता रहे हैं 34783 शेयर्स आ रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं बच्चे, ठीक है जी। और यहाँ पे डेल्टा एन कितना आ रहा है? 213585, ऐसा बच्चों ने कहा, 213585, ठीक है ना। अगर ये डेसिमल में आ रहा है ना तो हम पता है कोशिश करेंगे कि इन दोनों को डिवाइड में ही रख दें। वहाँ पे जब फॉर्मूला में रखेंगे डिवाइड में ही रख दें ताकि डेसिमल की वैल्यू को हटा दें। ये हमारा डेल्टा एन आ गया। मोटे मोटे तौर पे आपको डेल्टा एन निकालने का तरीका समझ आ गया, दोनों स्टेप समझ आ गए। आप मुझे ये बताओ क्या आपको स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों समझ आ गए? जल्दी से ये बता दो। अगर ये समझ आ गया तो हम आगे मूव करने के लायक हैं, अगर ये समझ नहीं आया फिर हम आगे मूव करने के लायक अभी नहीं है। 215384, एक बच्चा बोल रहा है 384 आएगा, 215384 आएगा। 385 कर लेते हैं चलो अप्रोक्स अभी के लिए, ठीक है। ये बात हमें समझ आ गई। अब हमें उसने मांगा क्या था ये पढ़ो। उसने मांगा था डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द कंपनी। वैल्यू ऑफ द कंपनी बताओ। तो वैल्यू ऑफ द कंपनी कैसे आएगी? फॉर्मूला देखो, इस वाले फॉर्मूला से। आपको याद है ये फॉर्मूला क्या था? अब देखो हमने नया प्राइस भी निकाल लिया, नंबर ऑफ शेयर्स भी निकाल लिए, बाकी सब हमें पता ही है, बाकी सब हमें क्वेश्चन में ही गिवन था। हमें एन भी क्वेश्चन में गिवन था, इन्वेस्टमेंट भी, अर्निंग भी, के भी। अब हमने डेल्टा एन भी निकाल लिया, P1 भी निकाल लिया। बस अब इसे पुट कर दो, सॉल्व कर लो। इसे पुट कर दो और सॉल्व कर दो। क्या मेरी बातें आपको समझ आ रही? मैंने क्या कहा? वापस से वही 2 करोड़ आ जाना चाहिए जो था वैल्यू हमारी फर्म की, या 2 करोड़ या 200 करोड़ जो भी थी। देखिए
स्टेप 3, वैल्यू ऑफ फर्म कैसे डिराइव होती है? नए शेयर और पुराने शेयर मिलाओ, प्राइस से मल्टीप्लाई करो, इन्वेस्टमेंट को माइनस करो, प्लस अर्निंग को ऐड करो, और ये जो अमाउंट है ये 1 साल बाद का होगा, तो इसकी डिस्काउंटिंग कर दो, फिर इस अमाउंट की डिस्काउंटिंग कर दो। देखो मैं इसे जूम कर देता हूँ, इस अमाउंट की डिस्काउंटिंग कर दो। तो इधर ध्यान देना, हमारे पास पहले कितने शेयर थे हमें पता है 2 लाख, नए कितने इशू हुए इतने। तो मैं ना इधर देखो समझदारी के साथ लिख रहा हूँ, अभी आप पहले मुझे लिखने देना। 2 लाख प्लस, क्योंकि ये डेसिमल फिगर है तो हम एक काम करते हैं, 40 लाख को डिवाइड बाय 115 यही फिगर लिख देते हैं अंदर। मतलब मैंने क्या किया, इन दोनों को डिवाइड में ही लिख दिया, मतलब इसका आंसर उठा के नहीं रखा डेल्टा एन में, इन दोनों को डिवाइड करना है डेल्टा एन में, यही लिख दिया। अब इसे इंटू 115 कर दो, नया प्राइस। इन्वेस्ट कितना करा था 190 लैक्स, अर्निंग कितनी करी थी 150 लैक्स, और अब पूरे को डिस्काउंट कर दो। डिस्काउंट मतलब 1 प्लस 15% था। तो जब आप देखोगे इसे सॉल्व करके ना, तो ये वही आ जाएगा जितना एन, जितना हमारा एन इंटू पी आ रहा था, मतलब ओरिजिनल शेयर इंटू ओरिजिनल प्राइस। तो देखो ओरिजिनल शेयर इंटू ओरिजिनल प्राइस, इन दोनों को जब आप इंटू करोगे तो कितना आएगा 2 करोड़, वही इधर आना चाहिए। इस पूरे का सॉल्व करने पे 2 करोड़ ही आ रहा होगा। ऐसे ही इसे भी अगर आप सॉल्व करोगे तो इसके लिए वैल्यू ऑफ फर्म क्या हो जाएगी, यानी स्टेप नंबर 3, वैल्यू ऑफ फर्म कितनी हो जाएगी, एन प्लस डेल्टा एन। मतलब 2 लाख प्लस 1,40,00,000 डिवाइडेड बाय 65 इंटू 65 माइनस 190 लैक्स प्लस 150 लैक्स होल अपॉन 1 प्लस 15%। इसे भी जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर भी वही आएगा 2 करोड़। यानी वैल्यू ऑफ द फर्म दोनों केसेस में सेम आएगी। एमएम ने यही कहा था, एमएम ने यही कहा था, डिविडेंड दो या डिविडेंड मत दो, वैल्यू ऑफ द फर्म सेम आएगी। एमएम भाई ने यही कहा था, डिविडेंड दो या डिविडेंड मत दो, वैल्यू ऑफ द फर्म सेम ही आने वाली है। क्या मेरी बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? ये बात प्रूव हो गई कि वैल्यू ऑफ द फर्म सेम आती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। बोलिए जी, मेरी बातें आपको समझ आती हैं मैंने क्या कहा? बहुत बढ़िया, बच्चे कह रहे हैं जी हमें समझ आ रहा है इतना। कूल, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आइए। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 को पहले पढ़िए, आप पढ़िए।
पढ़िए पहले बेटा, आप पढ़िए। चलें जी। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक बच्चा कहता है कि ये आसान है, हमसे हो जाएगा। देखिए, ये कहता है PQR लिमिटेड इज़ अ ब्लू चिप कंपनी लिस्टेड इन NSE। ठीक है, आपकी एक ब्लू चिप कंपनी है जो कि लिस्टेड है NSE में। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। विद अ फेस वैल्यू ऑफ ₹100 पर शेयर, बहुत बढ़िया। द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 15% फॉर द नेक्स्ट 4 years एंड 5% फॉर द इंडेफिनिट पीरियड। ध्यान रखिए, 4 साल तक 15%, उसके बाद फॉर एवर। द शेयर होल्डर एक्सपेक्ट 20% रिटर्न। तो ये KE है, शेयर होल्डर की उम्मीद कितने की है? 20% की। द कंपनी पेड बेटा पेड मतलब ऑलरेडी पेड 150 एज डिविडेंड पर शेयर। तो ये D0 है। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन को हम ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं अपने भाषा में, अपने तरीके से। एक क्वेश्चन भी मैं करा दूंगा ना, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, आप फिर इसमें गलती नहीं करोगे। करा दूँ ना बेटा पूरा लिख के? देखिए, नंबर लाइन बनाते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, फिर उसके बाद का परपेचुअल पीरियड। यानी ये हो गया 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, और फिर उसके आगे का परपेचुअल पीरियड। ठीक है जी, समझ आ रहा है आपको मैंने क्या कहा? गुड। तो अब आप मुझे ये बताओ कि आपका D0 कितना था? D0 था 150 रुपये। D0 था 150 रुपये, और उसके बाद 15% की ग्रोथ है पहले 5 साल, पहले 4 साल, और उसके बाद 5% की ग्रोथ है फॉर एवर, फॉर एवर के लिए। ठीक है ना? तो हमें क्या करना होगा? हमें पहले 5 साल, 4 साल तक 15% ग्रोथ करनी होगी, फिर 5% की ग्रोथ करनी होगी, और उसका P4 निकालना पड़ेगा। बेसिकली हमें क्या करना है? हमें D1, D2, D3, D4 और P4 निकालना है, और साथ में P4 निकालना है। बताओ P4 क्यों निकालना है? क्योंकि इस पीरियड में ना सर, अगर आप ध्यान से देखो तो इधर 4th ईयर के बाद परपेचुअल ग्रोथ चालू हो गई है, तो उसका आप प्राइस निकाल सकते हो, इसलिए उसका प्राइस निकाल सकते हो, उससे पहले प्राइस नहीं निकाल सकते हो। ठीक बात कर रहे हो बेटा आप। देखो अब इसे मैं प्रेजेंट कैसे करता हूँ? ईयर, यहाँ लिख दिया हमने कि हमें कितना अमाउंट मिलेगा, यहाँ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हो गया, ये PV हो जाएगी। आप लिखिए ईयर, यहाँ पे लिखिए अमाउंट, यहाँ लिखिए PV फैक्टर, फिर यहाँ पे लिखिए PV। ठीक है? आप मुझे बताओ ईयर 1 में क्या हुआ, ईयर 2 में क्या हुआ, ईयर 3 में क्या हुआ, ईयर 4 में क्या हुआ, फिर से ईयर 4 में क्या हुआ। 2 बार ईयर 4 आएगा। तो पहले तो आप मुझे D1 बताओ, D1 कितना होगा? D1 होगा 150 पे 15% की ग्रोथ, 150 पे 15% की ग्रोथ। ठीक है जी। फिर ये कितना होगा? ये जो भी इधर आंसर आएगा, अगर आप चाहो तो साथ साथ मेरे कर भी सकते हो, कैलकुलेटर उठा लो अपना। अगर मैं कहूँ 150 प्लस 15%, तो ये बनता है 172.5। तो 172.5 पे 15% की ग्रोथ। अगर इस पे भी 15% आप लगा देते हो तो ये आ जाता है 198.375,
फिर 198.375 पे भी 15% की ग्रोथ करनी है, तो ये आ जाता है 228.131। तो 228.131 पे भी 15% की ग्रोथ करनी है, क्योंकि 4 साल तक तो 15% की ही ग्रोथ है ना। तो ये आ जाता है 262.351, ऐसे लिख दो 262.351, ठीक है जी। अब इसके बाद हमें P4 निकालना है। P4 आएगा D5 अपॉन 1 प्लस अपॉन, आप मान लो कि KE माइनस G से D5 कैसे आएगा, ये जो D4 था इसमें अब 5% ग्रोथ करो और 20% माइनस 5% करो, मतलब इस अमाउंट में पहले 5% ऐड करो और फिर इसे डिवाइड कर दो 0.15 से, तो ये आ जाएगा 1836.456 कर लो या 7 कर लो, ऐसा कुछ कर लो, ये अमाउंट आ गया। मैं उम्मीद करूं कि आपको ये अमाउंट निकालने सबको आ गए। अब तो इसके बाद का काम तो आसान है, यानी हमने क्या निकाल दिया, हमने डिविडेंड 1, डिविडेंड 2, डिविडेंड 3, डिविडेंड 4 और प्राइस 4 निकाल दिया। अब इन सबको डिस्काउंट करना है, सिंपल। तो डिस्काउंटिंग कैसी होती है बेटा, आप मुझे ये भी बता दो कि अगर आपको डिस्काउंटिंग करनी है वो कैसे करोगे, क्या बोलोगे आप डिस्काउंटिंग करते हुए। तो आप ये कहोगे कि देखो हमारी जो KE थी वो कितनी थी, KE थी इस क्वेश्चन में शायद 20%, है ना। तो 20% के रेट से डिस्काउंटिंग कर दो, यानी यहाँ पे 1/1.2 रेज टू पावर 1, यहाँ पे 1/1.2 रेज टू पावर 2, यहाँ पे 1/1.2 रेज टू पावर 3, यहाँ पे 1/1.2 रेज टू पावर 4, यहाँ पे 1/1.2 रेज टू पावर 4। अब इस सब को करके आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। फिर इन सबको ऐड कर लेना, जो आंसर्स आएंगे उन्हें ऐड कर लेना, आपके पास P0 आ जाएगा, आज का प्राइस आ जाएगा। एज पर द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट ने जो दिया है वो इतना आ रहा है, आप इसे करके देख लेना। तो ये हमारे हिसाब से इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे हिसाब से क्या आ जाएगी, इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी हमारे हिसाब से फेयर वैल्यू ये होनी चाहिए। मतलब हमें ये लगता है कि ये शेयर इतने का बिकना चाहिए, हमें क्या लगता है कि ये शेयर मार्केट में इतने का बिकना चाहिए। क्या मेरी बातें आपको समझ आ गई, मैंने क्या कहा। हमें लगता है कि ये शेयर मार्केट में इतने का बिकना चाहिए। यहाँ तक की बातें क्लियर हैं आपको, तो मैं आगे बढ़ूँ, जल्दी बताइए, क्या आपको मेरी बात क्लियर है। बहुत बढ़िया। हमारे हिसाब से शेयर इतने का बिकना चाहिए, लेकिन देखें मार्केट में बिक कितने का रहा है, आइए प्राइस जान लेते हैं उसका। वो ये कहता है कि बिकना तो इतने का चाहिए, बट एवरेज प्राइस इतना है 2052, यानी मार्केट में ओवर प्राइस्ड है शेयर। यानी शेयर मार्केट में देखो इतने का बिकना चाहिए, लेकिन मार्केट प्राइस इतना है, इसका मतलब मार्केट में शेयर ओवर प्राइस्ड है, इतने रुपए। माइनस करके दिखा दो कितना ओवर प्राइस है, मतलब मार्केट में शेयर ज़्यादा का बिक रहा है, जितने का बिकना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा का बिक रहा है। मेरी बात आपको समझ गए मैंने क्या कहा, यानी मार्केट में जितने का शेयर बिकना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा का बिक रहा है शेयर। कितने बच्चों को आगे बातचीत समझ। चलिए बच्चे कह रहे हैं इतना भी समझ आ गया हमें, ठीक है ना, कूल। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। यहां तक की तो बात क्लियर है बच्चों को।
चलिए इससे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ये याद रखिएगा, इसने वॉल्टर बोला है, वॉल्टर, ध्यान रखना वॉल्टर मॉडल का अपना फॉर्मूला सबको याद है। वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला वैसे क्या होता था, प्राइस किसके बराबर होता है, डिविडेंड प्लस अर्निंग माइनस डिविडेंड इनटू रिटर्न जो आप कमा रहे हो अपॉन के ई होल अपॉन के ई, ये फॉर्मूला होता था वॉल्टर जी का, याद आया। अब ध्यान दीजिए, वो कहता है हमारा नेट प्रॉफिट है 54 लाख का, आउटस्टैंडिंग 12% प्रेफरेंस शेयर है, तो पहले तो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड दे दो, प्रॉफिट में से इनका शेयर, इनका डिविडेंड दे दो, तो आपके पास आ जाएगा ई एस कितना है। नेट प्रॉफिट मतलब पीएटी होता है, नेट प्रॉफिट मतलब पीएटी होता है, तो हमें पीएटी पता है। अब पीएटी में से पहले प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर दो, फिर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कर दो, तो ईपीएस आ जाएगा, यानी ई आ जाएगा। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आर, ये आर 22% है, ये भी पता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी के ई 15% है, यानी ये भी पता है। अब आप ऐसे ना फॉर्मूले को अपने मन में रखा करो, देखो मुझे फॉर्मूले में क्या क्या पता लग गया, इमेजिन करो, हमें के ई पता लग गया तो ये पता लग गया, हमें आर पता है तो ये भी पता है, हमें ई निकालना होता है अर्निंग पर शेयर, वो भी आसानी से आ जाएगा। कैसे, अगर मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पता है, उसमें से मैं प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास ई एस आ जाएगा। ई एस को अगर मैं डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर दूंगा तो मेरे पास ई पी एस आ जाएगा, यानी यहाँ पे ई आ जाएगा। ठीक है, कंप्यूट द अप्रॉक्सीमेट डिविडेंड पे आउट रेट सो एज टू कीप द शेयर प्राइस एट 120। अगर वो कह रहा है कि हमें 120 का प्राइस रखना है, अब यहाँ पे प्राइस दे दिया उसने, प्राइस दे दिया, तो अब हमें इसे सॉल्व करके डी निकाल लेना है, और डी से डिविडेंड पे आउट निकाल लेना है, डिविडेंड पे आउट निकाल लेना है। ठीक है जी, देखिए मैं करा ही देता हूँ, इसके क्वेश्चन ना ज़्यादातर कराने पड़ते हैं। सॉल्यूशन नंबर 3, ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा। आप पहले ये देखिए आपका नेट प्रॉफिट कितना है, आप बोलेंगे आपका नेट प्रॉफिट है 54 लाख, यानी ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। अब इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड आप माइनस करिए, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना होगा, आपके पास 200 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स थे और उस पर 12% का प्रेफरेंस डिविडेंड था, तो आपको 24 लाख रुपए बांटने पड़ेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड पे, 24 लाख रुपए बांटने पड़ेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड पे। तो आप मुझे बताइए आपके पास अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना हुआ, 30 लाख। इसे डिवाइडेड बाय करिए नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स से हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 2 लाख। तो अब आप मुझे बताइए हमारे पास ईपीएस कितनी आ रही है, 15 रुपये पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कितनी आ रही है, 15 रुपये पर शेयर। ठीक है जी, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, कूल। अब वो हमें क्या बोलता है कि देखो आर इतना है 15% और आर है 22%, के ई है 15%, और हमें शेयर प्राइस रखना है 120। तो डिविडेंड पे आउट कितनी होगी, डिविडेंड की पे आउट कितनी होगी, यानी डिविडेंड अपॉन ईपीएस कितना है, ये पता लगाना है आपको, पता लगाना है डिविडेंड अपॉन ईपीएस कितना है। ठीक है जी, वो चलो बाद में आ जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, पहले वॉल्टर का फॉर्मूला लगाते हैं। वॉल्टर मॉडल क्या था प्राइस के लिए, डी प्लस ई माइनस डी इंटू आर अपॉन के ई होल अपॉन के ई। इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, अगर मैं पुट करता हूँ 120 इज इक्वल टू डी प्लस अर्निंग कितनी थी, 15 रुपये, फिर माइनस डिविडेंड, डिविडेंड डी दो, ये थी 22% अपॉन 15% होल अपॉन 15%, तो ये 15% तो उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो 120 का 15%, डी प्लस 15 माइनस डी इंटू इसकी परसेंटेज हटा दो तो ये 0.22 हो जाएगा, इसकी भी परसेंटेज हटा दो तो 0.15 हो जाएगा, फिर डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा,
यहाँ पे 18 रुपये आ जाएगा, डी प्लस 15 माइनस डी इंटू 22/15। ये बात समझ आ गई? इंटू 22/15 कैसे हो गया? क्योंकि डेसिमल हटा दिया हमने उनका। अब आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। यहाँ डिनोमिनेटर में 15 है। वैसे इसके बाद की सॉल्विंग है, मैथमेटिकल सॉल्विंग है, वो खुद कर लोगे? जल्दी बताइए, मैथमेटिकल सॉल्विंग खुद कर लोगे? तो जब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो आपके पास डी की वैल्यू आ जाएगी 8.57। डी की वैल्यू आ जाएगी 8.57। तो मुझे बताओ आपको डिविडेंड पे आउट कितना देना पड़ेगा, यानी आपका डिविडेंड पे आउट कितना होगा? आप बोलोगे 8.57 रुपीज़ देने हैं, हमने कमाए हैं 15 रुपये, उसमें से 15 रुपये में से। तो बताओ डिविडेंड पे आउट रेट कितना है? 57.13। आई होप ये बात आपको समझ आ गई है। हमने ऑलमोस्ट तीनों मेजर तरीके के क्वेश्चन एक एक कर लिए हैं। बताइए बेटा, समझ आ गई आपको मेरी बात? क्या डिविडेंड की कैलकुलेशन, डिविडेंड की एस्टिमेशन समझ आई आप सबको? पक्की बात है? कूल, एब्सोल्युटली कूल। अच्छी बात है कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई हैं। बहुत बढ़िया। अब इसके बचे हुए क्वेश्चन आपको पहले ट्राई करने चाहिए नेक्स्ट चैप्टर में मूव करने से पहले, ठीक है ना? इतना कर लेना। कर लोगे बेटा इस चैप्टर को खत्म आज? गुड, बहुत बढ़िया। कल मिलेंगे आगे अगले चैप्टर के साथ। अगला चैप्टर होगा हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। हो सकता है कि मैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे 2 दिन लगाऊं। हो सकता है कि हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे 2 दिन लगाएं। क्वेरीज बेटा अभी नहीं लूँगा, जब ये ख़त्म कर दूंगा ना अभी और 2-3 क्लासेस में सारा, फिर उसके बाद लूँगा। हाँ, आज भी स्टडी सेशन होगा रात को 10 बजे, ठीक है? क्वेरीज अभी नहीं होंगी बेटा, क्वेरीज बाद में लूँगा। चलो पढ़कर आना, अपने दोस्तों के साथ ये सब शेयर करके आना। बैचेस लाइव है मई और सितंबर के, उनके लिए इन्फॉर्मेशन भी अपने दोस्तों को, जूनियर्स को दे देना, ठीक है? बाय बाय।